नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम फिर से हिस्ट्री का अध्याय 9 पढ़ेंगे। यानी हमने अध्याय 8 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर 9 है। ठीक है, तो इसे हम चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको एनसीईआरटी की क्लासें मिल रही हैं। ज्योग्राफी की क्लासें पूरी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ आपको पॉलिटी की क्लासें भी मिलना शुरू हो गई हैं और हिस्ट्री हम पढ़ ही रहे हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको सीटेट के लिए सारी एनसीईआरटी आपको दी जाएगी। यानी आपको 6 से 8 तक पूरी एनसीईआरटी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और साथ ही साथ मैं आपको सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ, चाहे आपकी हिंदी हो, सीडीपी हो, एसएसटी पेपर 2 के लिए हो और ईवीएस आपकी पेपर फर्स्ट के लिए हो। ठीक है, सभी की आपको क्लासें मिल रही हैं, सीडीपी की भी क्लासें मिल रही हैं और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम। आज के चैप्टर का हमारा नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूल के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। अब बात करते हैं हम व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है कि दक्षिण भारत किस किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके सोना, मसाले और काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी से आपके प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनते हैं। अभी देखो, ये इतने से पैराग्राफ से ही आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। प्रत्येक लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी अवश्य किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमें मिलती हैं। यानी व्यापार से जुड़ी एक आपकी कविता है कि कहाँ से कौन सी चीजें मिलती थी और यानी कहाँ से कौन सा चीजें व्यापार होता था, किस वस्तु का कहाँ व्यापार होता था। अब बात करते हैं, व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। यानी ये जो लंबी लंबी यात्राएं यात्री करते थे
ठीक है, तो इनके लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था, यानी ये पानी के जहाजों से यात्राएं बहुत ज्यादा होती थी। पहले व्यापार ज्यादा होता था, समुद्री व्यापार ज्यादा होता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। और संगम कविताओं के बारे में, संगम क्या होता है, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। तो ये आपका कौन सा शब्द है? तो ये है आपका मूवेनदार। ठीक है, ये मूवेनदार है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी जो उन्हें लोग उन्हें उपहार देते थे, उनके बारे में उन्होंने उनकी प्रशंसा में, उन मुखियाओं की प्रशंसाओं में कविताएं लिखी हैं। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो, इन बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है कि रेशम का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। ठीक है, ये मानचित्र है आपका। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोपों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। आप हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था।
इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले चलाने वाले शासकों का नाम क्या था, यानी कौन से शासक थे? तो ये कुषाण शासक थे आपके। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे अधिक राजा कनिष्क था, यानी सबसे प्रसिद्ध जो राजा था, ठीक है, वो आपका कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। यानी उसने एक संगठन बनाया और उस संगठन में क्या था कि बहुत से महत्वपूर्ण जो विद्वान होते थे और वो किसी विषयों पर मतलब विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी जिन्होंने बुद्ध चरित्र नाम का जो कविता जो रचना लिखी है, ठीक है, और ये कौन से कवि थे? ये अश्वघोष थे और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। यानी पहले ये जो स्थानीय भाषा होती थी उसमें लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे एक खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने ये बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये चित्र। आगे बढ़ते हैं हम। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। ये आप मूर्तियां देख सकते हो, ठीक है, ये बौद्ध की मूर्तियां हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र, यानी जो दाईं तरफ थी वो हमारी तक्षशिला की थी और बाईं तरफ हमारी मथुरा की। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। ये आप चित्रों को देख सकते हो, ठीक है, दोनों को। इसमें ये खड़ी हुई मूर्ति है और ये बैठी हुई है। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। यानी जो लोग व्यापारी थे, ठीक है, यात्रा करते थे, तो वो इन गुफाओं और मठों में विश्राम करते थे। और मठों के बारे में, विहारों के बारे में हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यानी ये बौद्ध धर्म था, ये अपने विस्तार पर था, ठीक है, ये यानी सारे एशिया के साथ साथ ये सारी जगह फैलता जा रहा था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। ये कारले की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, इस तरीके से ये गुफाएं बनाई जाती थी, ठीक है, और इनमें जो व्यापारी वर्ग के लोग थे ये रुकते थे, और जो भिक्षु होते थे बौद्ध धर्म के ये तो इनमें निवास करते ही थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। यानी तीर्थयात्री उन्हें कहते हैं जो विभिन्न धर्मों में अपने धर्म क्षेत्रों पर यानी पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया,
तो प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फासियन भारत में कब आया, तो ये 1600 साल पहले। ह्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत-सिंह आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, यानी ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। यानी ये जब हमारे देश में आते थे, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद ये यहाँ के बारे में लिखते थे, और फिर ये जो किताबें यहाँ से ले जाते थे, जैसे जो कुछ धर्म ग्रंथ थे, तो उनको, और फिर उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी ये अवश्य लिखते थे। और आपको डेली हिस्ट्री की और पॉलिटी की वीडियो मिल रही है, साथ ही साथ आपको मतलब प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं, तो चैनल पर अवश्य बने रहें। और मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में दिन के समय में मैं आपको 1 से 3 के बीच में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और ज़्यादातर मैं शाम को 6 से 8 के बीच, मतलब 8 के बीच तक, यानी 6 से 8 का जो समय होता है उस बीच में मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप इन दोनों टाइम में मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। फासियन चीन वापस कैसे लौटा। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपनी जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना ये पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। यानी समुद्र की विशालता इतनी है कि अगर सूर्य, चांद और तारे न हो तो इसमें मतलब हम दिशाओं का भी अनुमान नहीं लगा सकते। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। यानी ये उसने अपनी मतलब बुक में लिखा है। ह्वेन त्सांग भूभाग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, यानी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। और पांडुलिपियां हम पिछले चैप्टरों में पढ़ ही चुके हैं कि पांडुलिपियां क्या होती हैं। ये हाथ से बनी हुई होती हैं, हाथ से लिखी हुई, यानी भोजपत्रों पर हाथ से जो लिखते थे उन्हें हम पांडुलिपि कहते थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय एक सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, इन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये वाद विवाद आज के समय की तरह नहीं चलता है जो संसद में चलता है। ये हमारा ज्ञान प्राप्ति में होता था, यानी प्रश्न पूछे जाते थे और फिर उनके उत्तर दिए जाते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी जो 10 लोग आते हैं उसमें से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी 8 लोग सही उत्तर नहीं दे पाते हैं तो 2 लोग ही सिलेक्ट होते हैं, यानी उनके द्वारपाल ही पहले प्रश्न पूछते थे। अब है भक्ति की शुरुआत। अब ये पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। बराह के रूप में विष्णु, ये आपको एक मूर्ति दिखाई जा रही है, ये देखो, ये विष्णु भगवान का बराह अवतार है, यानी शूर का जो अवतार भगवान ने लिया था, ठीक है, तो ये उसकी मूर्ति है। बराह के रूप में विष्णु, एरड़ मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है
पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देगी जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे, यानी इससे शिल्प कला को बढ़ावा मिला। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विराजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति और भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, तो यहाँ से हमारा प्रश्न नहीं बनता है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है, और हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं और बात अन्य यंत्र की करते हैं अपने भारत के। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और इसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, यानी ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में लिखे हैं, तो ये आपका बाइबल है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे हैं। और ये बाइबल की आपकी लाइनें हैं। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह का उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। यहाँ देखो, ये मेन पॉइंट है आपका, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अब हम बात करते हैं उपयोगी शब्दों की, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ये है आपका व्यापारी, मुवेंदार, यानी मुवेंदार किसे कहते थे? रास्ता या मार्ग को किस किस रास्तों से या मार्गों से जो व्यापार होता था, और व्यापारी किस तरीके से व्यापार करते थे। रेशम के बारे में कुषाण, महायान, और ये कुषाण वंश था आपका। बोधिसत्व और थेरवा, तीर्थयात्री, भक्ति, ये जो आपके उपयोगी शब्द हैं, ज्यादातर इन्हीं शब्दों से आपके प्रश्न बनते हैं सीटेट के एग्जाम में। और सीटेट का ही नहीं, किसी कोई भी एग्जाम हो। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। रेशम बनाने की कला की खोज ये 7000 साल पहले कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। चोर चेल तथा पान ये लगभग 2300 साल पहले। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग ये 2000 साल पहले। कुषाण शासन कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत का आगमन 1600 साल पहले। और स्वयं त्सांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना
ये 1400 साल पहले। ठीक है, इस तरीके से आपके ये प्रश्न बनते हैं। तो हम कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे और ये है आपका नए साम्राज्य और राज्य चैप्टर 10। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और एनसीईआरटी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाते रहें। आपको प्रैक्टिस सेट मिल ही रहे हैं हमारे चैनल पर, साथ ही साथ पॉलिटी की क्लासें भी आपको दी जा रही हैं। तो सारी क्लासें अवश्य देखती रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। धन्यवाद।